नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, आज आपको हमारा पैटर्न पता ही है, हम क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू के साथ-साथ हम जिसकी थ्योरी है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारी क्लास नंबर 15 होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो यार, मैंने उपराष्ट्रपति से जो निर्वाचन उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से और राज्य निर्वाचन आयोग का कनेक्शन, वो मैंने आपको उस टाइप का आपको क्वेश्चन कराए हैं, क्योंकि इन क्वेश्चनों में कन्फ्यूज़ होते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा बार इन क्वेश्चनों को करा रहा हूँ। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य निर्वाचन आयोग। देखो मैं कुछ चीज़ें आपको मैं पहले ही बता दूँ कि एक होता है राज्य निर्वाचन आयोग और एक होता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग। कौन सा होता है? केंद्र का निर्वाचन आयोग, जिसको खाली हम क्या बोलते हैं, निर्वाचन आयोग बोलते हैं। ठीक है, ओनली निर्वाचन आयोग अगर आ जाए तो समझो केंद्र का है। ठीक है, और अगर केंद्र स्पेशली क्या क्या आ जाए राज्य निर्वाचन आयोग, तो राज्य का है। देखो राज्य निर्वाचन आयोग केवल और केवल किसके चुनाव करवाता है? जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है केवल और केवल पंचायती राज जो संस्था है उनका चुनाव करवाता है। पंचायती राज हुए, नगर पालिका हुए, उनका चुनाव कौन करवाता है? आपका राज्य निर्वाचन आयोग। जबकि केंद्र होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और इनके जितने भी चुनाव हैं, संसद है, ठीक है, इनके चुनाव, विधानसभा, विधान परिषद, इनके जो चुनाव करवाएगा वो कौन करवाएगा? केंद्रीय निर्वाचन मंडल करवाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है राज्य निर्वाचन मंडल का जो है कोई योगदान नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग जो है उसका कोई योगदान नहीं है किसमें? पंचायत और नगर पालिका के अलावा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। अभी आपको समझ में आएगा कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष होता है। यानी राज्य स्तर पर जो निर्वाचन आयोग है उसका गठन कब हुआ, किस वर्ष होता है? तो उसका गठन 1994 में होता है। ठीक है, 1994 में उसका गठन होता है। इसका 1994 में जो है आपके राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होता है। ठीक है, तो मूल संविधान में अगर मैं बात करूँ, मूल संविधान में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। मूल संविधान में कहीं भी राज्य निर्वाचन आयोग का जिक्र नहीं है। ठीक है, मूल संविधान में नहीं है, इसको 1994 में जोड़ा गया था। और जबकि केंद्र जो है, जो केंद्र का जो है हमारा निर्वाचन जो आयोग है वो 1950 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1950 में जोड़ा गया। तो आपको याद रखना है कि राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख हमारे जो मूल संविधान है उसमें नहीं है। 1994 में इसका गठन किया गया था और 1995 1995 से इसने चुनाव कार्य जो है प्रारंभ किया था। ठीक है, तो इसका जो मेन काम होता है राज्य निर्वाचन आयोग का, वो होता है पंचायती राज का क्या करना, निर्वाचन करना। पंचायत राज संस्थाएं हैं उनका चुनाव करवाना। ठीक है, तो मैंने बता दिया जो आर्टिकल 243 आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में, पंचायती राज पढ़ाई थी, आर्टिकल 243 ये ऐसे लेकर के वो तक आपके पंचायती राज संस्थाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसमें ही आर्टिकल के पड़ेगा बीच में, आर्टिकल 243 के। तो आर्टिकल 243 के जो है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बारे में बताता है। ठीक है, कि पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव होना चाहिए और चुनाव कौन करेगा? आपका राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। ठीक है, आर्टिकल 243 जेड ए कहता है कि नगर निगमों, नगर निकायों के चुनाव की व्यवस्था की जाए। यानी म्यूनिसिपालिटी जो है, नगर पालिका जो है, उनके चुनाव की व्यवस्था की जाए और उनके चुनाव के बारे में उनका चुनाव कौन करवाएगा? तो आपका वो भी राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आपको याद रखना है राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होता है 1994 में और उसका जो है उद्देश्य क्या है इसको लाने का? तो पंचायत राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं का चुनाव करवाना इसका उद्देश्य है। ये ना तो राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ, सांसद हुआ, विधानमंडल हुआ, इसमें किसी में भी किसी के चुनाव में भाग नहीं लेगा। किसी उन सबको चुनाव करवाने का जो जिम्मा है वो किसका है? निर्वाचन मंडल का है, निर्वाचन आयोग का है। राज्य निर्वाचन आयोग का केवल केवल क्या है? पंचायत राज और नगर पालिका। ठीक है, क्योंकि जहां जहां कंफ्यूजन होगा ना केंद्र और राज्य के बीच में, वहां से क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय निर्वाचन आयोग। अभी मैं नेक्स्ट क्लास जो कराऊंगा केंद्रीय निर्वाचन आयोग की कराऊंगा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के निर्वाचन आयोग की कराऊंगा, तो उसमें से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला रहने वाला है हमारा केंद्रीय निर्वाचन आयोग, जिसका गठन कब हुआ ये पूछ रहा है। ये पूछ रहा है केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो हमारा, उसका गठन कब होता है? तो उसका 25 जनवरी 1950 को उसका गठन होता है। कब होता है? 25 जनवरी 1950 को इसका गठन होता है। और जब यह गठन हुआ था तो इसी 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया गया था। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी यहाँ से पूछ लिया जाता है, कब मनाया गया था? तो 25 जनवरी को मनाया गया था। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग जो है, यानी केंद्रीय निर्वाचन आयोग, संघ निर्वाचन आयोग का क्या होता है? गठन होता है, उसकी स्थापना होती है। किसकी? भारत के निर्वाचन आयोग की। तो इसलिए 25 अगस्त 1950 को क्या किया जाता है? आपके निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, और अगर निर्वाचन आयोग की सदस्य संख्या पूछे, वर्तमान में निर्वाचन आयोग जो है केंद्र वाला, उसकी 1+2 यानी 1
मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त, इन टोटल 3 सदस्य इसमें शामिल होते हैं इसमें केंद्र के निर्वाचन आयोग में। ठीक है, पहले अगर जब लागू हुई थी तो ये एकल सदस्य थी, इसमें केवल एक सदस्य था, लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य हैं इसमें? 3 सदस्य हैं। ठीक है, और अगर राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें, और इसमें सदस्य संख्या पूछिए तो ये केवल कैसी होती है? एकल सदस्य होती है, इसमें केवल कितने सदस्य होते हैं? एक सदस्य होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए दोनों क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा, और क्या दे रखा है इसमें और पढ़ लेते हैं कि हाँ, जो मैंने बताया था आपको, जो राज्य निर्वाचन और केंद्र निर्वाचन आयोग है वो क्या करेगा? आपकी संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी के क्या करवाएगा? चुनाव करवाएगा। ठीक है, किस किस के चुनाव करवाएगा? संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाएगा। इसमें पंचायतों के चुनाव शामिल नहीं है, याद रखना है। पंचायत और नगर पालिका का चुनाव केवल और केवल कौन करवाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग ही करवाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है उसकी संरचना, देखो अभी मैंने बताया था कि वर्तमान में जो भारत का निर्वाचन आयोग है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, उसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 1 + 2 = 3 एंड टोटल कितने सदस्य हैं? इसमें 3 सदस्य हैं। ठीक है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त है। देखो ऑप्शन कहाँ है? एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त, ये रहा आपका ऑप्शन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। यानी टोटल कितने सदस्य हैं? टोटल पूछा जाए 3 सदस्य हैं, और अलग अलग करके पूछा जाए तो 1 + 2, यानी कहने का मतलब एक जो है मुख्य चुनाव आयुक्त है और आपके 2 क्या हैं? अन्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, जब मैंने बताया कि आपके 1950 में जब लागू हुई थी तो एकल सदस्यीय थी, लेकिन 1989 में 1989 में क्या हुआ? इसको 3 सदस्यीय कर दिया गया, यानी 1 + 2, 3 सदस्यीय कर दिया गया। फिर बाद में 1990 में इसे पुनः 1 सदस्यीय किया गया था, लेकिन अक्टूबर 1993 में 1993 में इसे फिर से 1 + 2 यानी = 3 सदस्यीय कर दिया जाता है। आया समझ में? देखिए, इसमें समझाने वाली ज़्यादा कोई चीज़ है नहीं, आपको फैक्चुअल चीज़ें वो याद रखनी है। ठीक है, और ये प्रयास कैसा रहा कि जो तरीका है जैसे कंप्लीट रिवीजन करवाने का, वही तरीका मेरी तरफ से आपको 100% दिया जा रहा है, लेकिन आप भी कमेंट में बताएं कि आपको ये तरीका कैसा लग रहा है। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छा बताएं, यदि आपको कुछ अमेंड करना चाहते हो तो वो भी बताएं, सजेशन दें कि हाँ ऐसे अमेंड कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो मैं अमेंड करने का प्रयास करूंगा, और पसंद आ रही हो क्लास तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है राज्य निर्वाचन आयोग। जो है राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना कैसी है? यानी ये पूछ रहा है राज्य निर्वाचन आयोग जो है उसकी संरचना कैसी है। तो राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में मैंने बताया था, वो कैसा है? एकल सदस्यीय है। जब से ये बना है 1994 से बना है। ठीक है, 1994 से बना है, तब से ही कैसा है? एकल सदस्यीय है। कैसा है? एकल सदस्यीय, सिंगल मेंबर। ठीक है, तो बहुसदस्यीय केंद्रीय निर्वाचन आयोग और इसमें क्या डिफरेंस है? तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है 3 सदस्यीय है, 1 + 2, और ये केवल क्या है? एकल सदस्यीय। इसमें केवल एक ही व्यक्ति होता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त। कौन होता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, केवल एक सदस्य होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त जो है और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति क्रम से कौन करता है? हाँ, इनकी नियुक्ति की मैं बात करूं कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा और केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा। 2 चीजें हमारी डंगारी, एक राज्य वाली और केंद्र वाली। ठीक है, तो देखो जो आपके चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी, केंद्र सरकार का जो चुनाव आयुक्त है उसकी नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति। कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, और जो राज्य का निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? उसकी नियुक्ति करेगा कौन? गवर्नर। कौन करेगा? गवर्नर। तो देखो राष्ट्रपति और राज्यपाल, यानी गवर्नर करेगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल करता है। यानी दोनों में डिफरेंस यहाँ देखो, आपको जहाँ जहाँ डिफरेंस पता चलेगा केंद्र में और राज्य में, वहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाना है। ठीक है, इससे कार्य क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा ही पूछा। अगर चुनाव आयोग से क्वेश्चन आया तो कार्य क्षेत्र से जरूर आएगा। राज्य निर्वाचन का जो कार्य क्षेत्र है निर्वाचन आयोग का, राज्य के निर्वाचन आयोग का कार्य क्षेत्र मतलब पंचायती राज और नगर पालिका का चुनाव करवाना है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो केंद्र का निर्वाचन आयुक्त है, आयुक्त का मतलब निर्वाचन आयोग का जो हेड है, ठीक है, वो आपका कौन है? राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, और जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है उसके हेड को कौन करेगा? राज्यपाल नियुक्त करेगा। ठीक है, तो केंद्रीय स्तर पर नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति, और राज्य आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। ठीक है, आया समझ में?
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। देखो अब इनके कार्यकाल की भी मैं बात करूँ तो इनका कार्यकाल होता है, जो केंद्र में है, केंद्र में जो निर्वाचन आयुक्त है उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु का मतलब क्या समझ रहे हो? जैसे मान के चलो उदाहरण इसमें उदाहरण दे रखा है कि मान के चलो कोई व्यक्ति को निर्वाचन आयुक्त बनाया गया, राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयुक्त जो है नियुक्त किया गया और उसकी आयु मान के चलो 55 वर्ष है, तो वो अपना कार्यकाल पूरा करेगा। कितना करेगा? 6 वर्ष पूरा करेगा। और 6 वर्ष करने के बाद उसकी आयु रह जाएगी 61 वर्ष। तो यानी 65 वर्ष कंप्लीट नहीं हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई मान के चलो 60 की उम्र में या 64 दे रखा है इसमें, मान के चलो 60 की उम्र में, ठीक है, 60 की उम्र में चुनाव आयुक्त बना तो वह कितने वर्ष तक कार्य करेगा? 6 वर्ष लगाओ, 66 हो रही है यानी 65 से ज्यादा हो रही है, तो 65 उसकी जब तक आयु हो जाएगी तब तक वो कार्य करेगा, यानी 5 साल काम करेगा, 6वें साल हट जाएगा। ठीक है, जैसे 64 दे रखा है, नियुक्ति 64 वर्ष की आयु में हुई किसी व्यक्ति की तो केवल 1 वर्ष कार्य करेगा, यानी 65 वर्ष की आयु तक काम करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाएगी, या तो 6 वर्ष पहले हो जाएगी तो भी हट जाएगा, या 65 वर्ष की आयु पहले हो जाएगी तो भी हट जाएगा। कहने का मतलब ये है, तो केंद्र में जो है आपके 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु है। कितनी है? 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु है। ठीक है, अब मैं राज्य निर्वाचन आयोग की मैं बता दूं कि राज्य निर्वाचन आयोग की यहाँ क्या होती है, 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु ये होती है राज्य निर्वाचन आयोग की, 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन वही आ गया कि राज्य निर्वाचन आयुक्त का जो है कार्यकाल कितना है, तो 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु इसका कार्यकाल होता है। ठीक है, 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु, जबकि केंद्र का क्या होता है, 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए वो। ठीक है, तो ये आपका देख सकते हो, डिफरेंस देख सकते हो दोनों में, राज्य निर्वाचन आयुक्त में और केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त में। अगला है निर्वाचन आयुक्त को हटाने का जो प्रस्ताव है, केंद्र प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? यानी ये कह रहा है कि निर्वाचन आयुक्त जो है सॉरी निर्वाचन आयुक्त जो है उसको हटाने का जो प्रस्ताव है संसद के किस सदन में लाया जाता है? देखो, निर्वाचन आयुक्त को हटाने का जो प्रोसेस है वो सेम किसके समान है, सेम जो हम न्यायाधीशों को हटाने का प्रोसेस था उसी के समान है। ठीक है, तो देखो ये कह रहा है कि निर्वाचन आयुक्त जो है उनको हटाने का प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है। तो आप याद करो, जब मैंने आपको उच्च न्यायालय पढ़ाई, जब मैंने आपको उच्चतम न्यायालय पढ़ाई, सर्वोच्च न्यायालय पढ़ाया, तो मैंने आपको बताया था कि न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है। तो मैंने बताया था कि जैसे न्यायाधीशों को हटाया जाता है तो इनका जो प्रस्ताव है वह किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, इसमें सदन की बाउंड्री नहीं है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और अगर लोकसभा में लाया जा रहा है तो उसमें 100 सदस्यों का समर्थन चाहिए, और राज्यसभा में लाया जा रहा है तो आपको 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए, ये मैंने बताया था। उसके बाद क्या होती है, उसके बाद अध्यक्ष या सभापति क्या करेगा, उसकी जांच करेगा कि भाई ये जो एलिगेशन लगाए गए इस पे वो सही है या गलत है। अगर उसको थोड़ा सा भी लग रहा है कि हाँ भाई सही हो सकते हैं तो वो एक कमेटी बनाएगा, और कमेटी बनेगी 3 सदस्यीय। क्या बनाएगा? 3 सदस्यीय कमेटी बनेगी। और उस कमेटी में कौन कौन होगा, कौन कौन होगा उस कमेटी में? उस कमेटी में होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन होगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश, CJI। ठीक है, और हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और एक कोई जो न्याय अच्छे से जानता हो, विधि वेत्ता हो, उस व्यक्ति को लाया जाएगा, और तीनों को मिलाकर के समिति बनाई जाएगी। वो समिति अगर सिद्ध कर देगी कि भाई इस पर जो एलिगेशन लगाए गए हैं, इस पर जो दोष लगाए गए हैं वो सही है, तो सही है, तो उनके लिए क्या किया जाएगा, फिर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। कौन सी? 2/3 बहुमत से पास करने की। तो दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास होगा, उसके बाद से क्या हो जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा। किसको हटा दिया जाएगा? निर्वाचन आयुक्त हुआ या फिर न्यायाधीश हुआ, उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है। तो इसमें पूछ रहा है जो हटाने की जो प्रक्रिया है वो किस सदन में लाई जाएगी, तो मैंने कहा था दोनों में ला सकते हैं, या लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। ठीक है, 2 संसद के किसी भी सदन में इसको लाया जा सकता है। यदि लोकसभा में लाया जाएगा तो कितने सदस्य शामिल होंगे इसमें? 100 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है, और अगर राज्यसभा में लाया गया तो इसमें 50 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया था कि जो पीठासीन अधिकारी होगा या तो स्पीकर होगा या सभापति होगा, वो इस प्रस्ताव को स्वीकार अस्वीकार कर सकता है। यदि उसने स्वीकार किया तो उसको फिर, यानी स्वीकार कब करेगा, जब उसको लगेगा कि भाई हाँ ये क्या हो सकता है, सही हो सकता है, इस पर जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो सत्य हो सकते हैं, तो वो स्वीकार करेगा, और स्वीकार करेगा तो फिर कमेटी बनाएगा। तो आपके निर्वाचन की मैंने आपको प्रोसेस बता दी। ठीक है, ऐसे ही आप कंपेरिजन करके पढ़ोगे ना तो आपको जो चीजें है ना वो दिमाग से क्लियर हो जाएंगी।
ठीक है, जैसे मैंने बताया था निर्वाचन आयुक्त जो है वो मुख्य न्यायाधीश के समान होता है। मुख्य न्यायाधीश नहीं, जो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके समान होता है। ठीक है, जो चुनाव करने की प्रक्रिया है, हटाने की प्रक्रिया है, वो सब उसी के अनुसार होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, देखो पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो कि निर्वाचन आयुक्त को हटाने का जो प्रस्ताव है उसकी जांच करने के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई जाती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि निर्वाचन आयुक्त जो है उसको हटाने के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी, बताया था मैंने अभी। अब ये पूछा है कि 3 सदस्यीय समिति में कौन कौन शामिल नहीं है पूछा है। ठीक है, तो मैंने बताया था कौन कौन शामिल होगा, तो इसमें मैंने 3 चीजें बताई थी आपको कौन कौन शामिल होगा। एक तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, एक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, और एक मैंने बताया था कोई विधिवेत्ता, यानी कोई लॉ एक्सपर्ट जो है वो बताया था। ठीक है, तीन चीजों के बारे में बताया था। देखो 3 चीज कहाँ नहीं है, और जो 3 चीजों में नहीं होगा वही आपका, तो प्रधानमंत्री दिख रहा है, मैंने आपको ऑप्शन डी दिख रहा है क्लियर। जो प्रधानमंत्री होता है वो ये 3 सदस्यीय जो समिति होती है उसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है, यानी 3 सदस्यीय समिति में शामिल नहीं होता है। कौन नहीं होता है? प्रधानमंत्री नहीं होता है। कौन कौन होते हैं तो मैंने आपको बताया था, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या कोई भी अन्य न्यायाधीश होगा इसमें शामिल, किसी भी हाई कोर्ट जो है, कोई भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि जो प्रस्ताव है स्वीकार होगा, 3 सदस्यीय की जांच समिति बनेगी, अगर जांच कर देगी उसके बाद जो है 2/3 बहुमत वाला जो विशेष बहुमत वाला जो प्रस्ताव है वो पारित होगा दोनों सदनों में। ठीक है, दोनों सदनों में पारित होगा। अगला क्वेश्चन देखो कि निम्न में से कौन सा निर्वाचन आयोग का काम नहीं है, कार्य पूछा है। तो मैंने आपको बताया कि निर्वाचन आयोग जो है, देखो निर्वाचन आयोग के काम में बता दूं कि जैसे निर्वाचन आयोग, जैसे मान के चलो कोई चुनाव हुआ है तो सबसे पहला काम तो ये चुनाव करवाएगा। अब चुनाव के लिए जरूरी क्या है? एक तो देखो सबसे पहले मतदाता लिस्ट बनाएगा, जो नए मतदाता है उनको जोड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात चुनाव करवाएगा, चुनावों का परिणाम घोषित करेगा। ठीक है, चुनाव की प्रक्रिया को बताएगा कि इस दिन ये काम होने वाला है। ठीक है, चुनावों से पहले जो आचार संहिता लगती है उसको लगवाएगा। ठीक है, और ये निश्चित करेगा कि भाई स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष रूप से चुनाव हो। ठीक है, और अगर बाई चांस चुनाव में कुछ हेराफेरी हो गया, उपचुनाव करवाना पड़ा, फिर से चुनाव करवाना पड़ा, वो भी करवाएगा, परिसीमन करवाएगा। तो ये सारे काम क्या होते हैं, किसके होते हैं? आपके निर्वाचन आयोग के होते हैं। तो अभी देखते हैं कौन कौन से काम है। देखो निर्वाचन नामावली, वोटर लिस्ट तैयार करना, मतदाता सूची तैयार करना बिल्कुल होता है, काम होता है। चुनावों का संचालन, परिणाम घोषित करना बिल्कुल काम होता है निर्वाचन आयोग का। और अगला कह रहा है कि आचार संहिता लागू करना, बिल्कुल आचार संहिता भी कौन लागू करता है? निर्वाचन आयोग लागू करता है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, तो देखो मैंने कुछ इसके काम दिए हुए हैं, यहाँ इसको पढ़ो कि निर्वाचन की नामावली का मतलब है मतदाता सूची। मतदाता सूची का मतलब है जैसे नए वोटर जोड़ना, जो पुराने वोटर है उनको हटा देना। जैसे मान के चलो किसी गांव में पहले से वो कर रखी है, उन्होंने वोटर लिस्ट पहले वाली तैयार करी, तो उसमें से कुछ जैसे बुजुर्ग होंगे, उनकी डेथ भी हुई होगी, कुछ जो 18 साल के बंदे जो 16-17 साल में होंगे पिछली बार, वो 18 साल के हो गए होंगे। ठीक है, तो उनको जोड़ना, इसमें ऐड करना। तो जो ऐड करना, घटाना है, नई मतदाता सूची को जो अपडेट करना है, उसका काम कौन करता है? निर्वाचक मंडल करता है। ठीक है, निर्वाचन मंडल करेगा। दूसरा काम है इसका स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव करवाना, स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाने का काम भी कौन करवाएगा? ये करवाएगा। चुनाव की तिथि और परिणाम की घोषणा करना। ठीक है, आदर्श आचार संहिता लागू करना, उपचुनाव करवाना, परिसीमन करना। ठीक है, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रबंधन करना, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसका प्रबंधन करना भी किसका काम है? आपके चुनाव आयोग का काम है। ठीक है, चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग का काम है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इसके जो चुनाव आयोग के जो काम है वो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब देखो मैंने आपको उपराष्ट्रपति के क्वेश्चन किए थे। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के क्वेश्चन यहाँ क्यों लिए निर्वाचन से संबंधित? क्योंकि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन में कंफ्यूजन रहता है, और उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं बार बार इस क्वेश्चन को आपको रिपीट करवा रहा हूँ। मैंने आपको राष्ट्रपति में भी ये चीज कराई, मैंने आपको उपराष्ट्रपति में भी ये चीजें कराई। ठीक है, तो मैं उनको बीच में आपको क्वेश्चन क्यों ले रहा हूँ? जैसे निर्वाचन आयोग के साथ में आपके निर्वाचन से संबंधित क्वेश्चन ले लिए, इससे आपको और दिमाग में क्लियर होगा कि हाँ यार ये राज्य निर्वाचन आयोग का काम नहीं होगा, ये केंद्र निर्वाचन आयोग इस हिसाब से इसमें पार्टिसिपेट करेगा उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, तो ये चीजें इसलिए आपको मैंने ये क्वेश्चन यहाँ डाले हैं। ठीक है, तो अभी कर लेते हैं, क्योंकि देखो लोगों को लगता है कि यार आपने हेडिंग तो डाल रखा है क्या राज्य निर्वाचन आयोग, और आप क्वेश्चन करा रहे हो उपराष्ट्रपति के, तो ये कहाँ तक वैलिड है? ठीक है, तो इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन है वो आपके रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है?
आपके निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति जो है उसका निर्वाचन कौन करेगा? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन जो है आपकी संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं उपराष्ट्रपति में आपको पहले बता चुका हूँ कि जो राष्ट्रपति है उसमें भी संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेंगे, लेकिन उसमें निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं लेंगे। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरह के सदस्य भाग लेंगे, ठीक है। और इसमें राज्य का कोई इंटरफेयर नहीं है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य के जो विधानसभा के जो सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है राज्यसभा के सदस्य विधानसभा के सदस्य जो हैं वो भाग लेते हैं। तो आप देख लो कि वाइस प्रेसिडेंट जो है, उपराष्ट्रपति जो है, संसद, लोकसभा, राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित हो चाहे मनोनीत वो भाग लेंगे। विधानसभाओं का इसमें कोई भूमिका नहीं होती है, ठीक है। जबकि राष्ट्रपति में केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, चाहे वो संसद के हो चाहे विधानसभा के हो, ठीक है। क्लियर? तो इन क्वेश्चनों को जल्दी करते हैं, इनमें ज़्यादा कोई है नहीं, क्योंकि मैंने तो कनेक्ट करने के लिए आपको एक क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है। आपका राज्य निर्वाचन आयोग तो वहाँ खत्म हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग से और क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाएगा? तो उपराष्ट्रपति पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? क्योंकि उपराष्ट्रपति आपको पता है राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है, ठीक है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो इसको हटाने की प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगी? राज्यसभा से स्टार्ट होगी। जबकि राष्ट्रपति में ऐसा नहीं होगा, राष्ट्रपति में कोई भी सदन हटा सकता है, ठीक है। तो क्या हुआ? महाभियोग द्वारा नहीं, महाभियोग तो किसके लिए है? राष्ट्रपति के लिए है। तो राज्यसभा का तो तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से इसे पारित किया जाएगा, राज्यसभा में पारित किया जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति जो है, भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो मूलतः क्या है? तो मैंने आपको बताया राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आर्टिकल 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, देखो चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल में कितने प्रस्ताव जो है, प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए। यानी ये कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल में कितने प्रस्तावक, कितने अनुमोदक होने चाहिए? तो 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक होने चाहिए। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में 50-50 का रेशियो है, ठीक है। यानी देखो प्रस्तावक और अनुमोदक होता क्या है? देखो प्रस्तावक, देखो जो चुनाव हेतु नाम प्रस्ताव करने में सबसे पहले रखे जाते हैं, यानी जो चुनाव हेतु नाम का प्रस्ताव सबसे पहले रखते हैं वो आ गया आपके प्रस्तावक। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो अनुमोदक होते हैं, जो उस रखे गए प्रस्ताव पर अपनी सहमति दर्ज कराते हैं, वो आपके हो गए कितने? अनुमोदक। यानी 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक जो है वो उसका होना जरूरी है। जबकि राष्ट्रपति के लिए इनकी संख्या कितनी होती है? 50-50 होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसको सौंपेगा? तो भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। दोनों क्या है? अल्टरनेट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री कौन से जो विपक्ष के नेता रहे? तो वो थी आपकी वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे जो है ऐसी मुख्यमंत्री जो विपक्ष की नेता रही है, ठीक है। तो वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका भी निभा रही थी, ठीक है। तो एस.डब्ल्यू. शिवशंकर जो है, जो ऑप्शन सी में दे रखे हैं, वो प्रशासनिक सचिव स्तर के अधिकारी रहे थे, जो राजनेता नहीं थे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा रख लेना। और राष्ट्रपति, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में सबसे बड़ा अंतर क्या है? तो मैंने आपको सबसे बड़ा अंतर बताया था कि इसमें जो है संसद के दोनों सदन भाग लेंगे, लेकिन राष्ट्रपति में केवल और केवल निर्वाचित सदस्य, लेकिन उपराष्ट्रपति में निर्वाचक मनोनीत दोनों सदस्य, ठीक है। यानी कह रहा है उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा भाग नहीं लेती है। सही है, ये भी कथन सही है। तो आपका ए और बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग से संबंधित क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया होगा निर्वाचन आयोग से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। और इससे रिलेटेड और भी आपकी कोई क्वारी हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपकी वो क्वारी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और देखो आप दोस्तों, ये प्रयास किया जा रहा है, आपके लिए किया जा रहा है, तो आप इसको जब देख रहे हो तो कृपया आप पूरी वीडियो देखें। आपको पता चलेगा कि इसमें कितना अल्टीमेट कंटेंट आपको दिया गया है, ठीक है। और अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जा करके देखोगे प्ले लिस्ट में तो बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस मैंने इसके लिए करा रखी हैं आपको, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज के लिए क्लास यही समाप्त करते हैं। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि पुरुष और महिलाएं आपके लिए सुरक्षित महसूस करें।